सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारा मेन लीड और फीमेल लीड दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो रही होती है। और वहीं हमारा मेन लीड मन में कह रहा होता है, शादी शादी क्या होती है। फिर फादर उनसे कहते हैं, मिस्टर यानशेन, क्या आप अपनी पत्नी के रूप में मिस इयाओ को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप दोनों भगवान को साक्षी मानते हुए एक दूसरे से शादी करने के लिए सहमत हो? और शादी के बाद आप दोनों को एक साथ बड़ी अच्छी तरह से रहना है, एक दूसरे के लिए प्यार दिखाना है और एक दूसरे से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। एक दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान दिखाना है। अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, दुख हो या सुख हो, आपको जीवन के अंत तक एक दूसरे का साथ निभाना है और हमेशा वफादार रहना है। यानशिन कहता है, हाँ मैं इन सभी चीजों के लिए सहमत हूँ। और मनमी कहता है, और क्या इसी तरह हाथ मिलाने को ही कसम खाना कहते हैं? और उसे रिंग पहनाते हुए कहता है, और मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा और उसकी हमेशा कदर करूंगा और मैं तुम्हारे प्रति तब तक वफादार रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। और वहीं उसे इस तरह देख इयाओ भी थोड़ी सी सहमती है। और आगे फादर कहते, चलो अब दूल्हा दुल्हन को किस करेगा। फिर यानशिन उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस करने लगता है और उसे इतने फोर्स से किस करता देख इयो उसे पुश करने लगती है। और यानशिन गुस्से से धीरे से उससे कहता है, इस इयो तुम्हारा ये वो कर्ज है जो चुकाना बाकी है मुझ पर और एन पर। अब तुम्हें यहाँ से भागने में बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और वहीं इयो उसकी ये सब बातें सुन थोड़ी सी घबरा जाती है और यानशिन उसे किस करने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट तरह घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यानशिन इयो को बेड पर धकेल देता है। और वहीं इयो चिल्लाती हुई कहती है, यानशिन तुम मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे उस एग्रीमेंट को पूरी तरह से फॉलो किया है और तुम्हें इसके अलावा मुझसे और क्या चाहिए। फिर यानशिन अपनी शर्ट उतारती हुई कहता है, क्या मैं क्या चाहता हूँ, क्या तुम सच में ये बात नहीं जानती? और इयो, तुम खुद ही कपड़े उतारना चाहोगी या फिर मैं खुद ही इन्हें फाड़ दूं? फिर वो चिल्लाती हुई कहती है, नहीं मैं ये सब नहीं चाहती, मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम्हारा ये सब वो कर्ज है जो तुम्हें चुकाना है। फिर यानशिन शुरू हो जाता है और वहीं इयो चिल्लाने लगती है। फिर यानशिन उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है, तुम परेशान मत हो, इसे जल्द ही तुमसे वापस ले लिया जाएगा। और वहीं इयो रोती हुई मन में कहती है, मुझे माफ कर दो और ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में एक महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर इयो कॉल पर कह रही होती है, आनिया तुम मुझ पर एक एहसान करो और तुम बार्सिलोना चली जाओ। ये बार्सिलोना जाने का एक अच्छा समय है और ये वो सिटी है जहाँ इयाओ बचपन से ही जाना चाहती थी। और इसके अलावा अगर मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ तो प्रोफेसर लिन किसी और को वहाँ पर जाने के लिए कहेंगे। और तुम्हारा घर पर रहने से तो अच्छा ये है कि तुम मेरे बिहाफ पर वहाँ चली जाओ, तुम्हारा जाना ऐसा होगा जैसे कि मैं ही गई हूँ। रानिया कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और जल्द से जल्द तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। वो कहती है, हाँ मैं जाऊंगी और मैंने जियन को मेरे घर आने के लिए कहा है। अब तुम सामान पैक करना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारी क्रूज शिप चुक जाएगी। और वहीं इयाओ के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज एंकर कह रहा होता है, 22 अक्टूबर को बार्सिलोना की तरफ जा रही एक क्रूज शिप 368 पैसेंजर के साथ पानी में डूब गई। और अब तक वहाँ पर 30 लोगों की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो जाने के कारण बचाव दल को बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही है। ये न्यूज देख इयाओ चौंकती हुई कहती है, क्या? और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में आनिया का फिनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर आनिया की मॉम इयाओ को थप्पड़ मारती हुई कहती है, तुम मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दो, वापस लौटा दो, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। वहाँ खड़ी लेडी उन्हें रोकती हुई कहती है, मिस लिन प्लीज शांत हो जाइए। फिर वहाँ पर एक व्यक्ति आती हुई कहता है, क्या आप मिस इयाओ है और मिस्टर जिन यानशिन आपसे मिलना चाहते हैं? और फिर वो मन में कहती है, मिस्टर जिन यानशिन वो तो आनिया का फियांसे है ना? और फिर वो दोनों उसके पास पहुँचते हैं और वो व्यक्ति कहता है, मिस्टर जिन यानशिन मिस इयाओ यहाँ आ चुकी है। और यानशिन उसे देख कहता है, अच्छा तो वो तुम हो, तुम्हारी ही वजह से आनिया की मौत हुई है। और इयाओ उसे देख मन में कहती है, जब इस व्यक्ति ने मुझे ठंडी और तेज नजर से देखा तब मुझे एहसास हुआ, अगर मैं आनिया की जगह शिप पर मैं होती तो मैं वो सुनामी से एक बार को बच भी जाती, लेकिन अब मैं खाई में गिर चुकी हूँ। और फिर यानशिन आगे उससे कहता है, क्या तुम अब अपने पापा का पश्चाताप करने को तैयार हो? और फिर यो कहती है, मिस्टर जियांग यानशिन आपकी मंगेतर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है और आप अपना गुस्सा किसी भी तरह से मुझ पर निकाले या इसके लिए आप मुझे सजा दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो कहता है, क्या सच में? तो फिर ठीक है, ये लो इस डॉक्यूमेंट पर साइन
करो। और ईओ उस एग्रीमेंट को देख चौंकती हुई कहती है ये तो एक मैरिज एग्रीमेंट है। आगे वो कहता है हाँ मुझे पता है, और तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड लिन यान एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन नानिया की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आनिया की डेथ का बोझ उठाओ और हर पल दर्द में जियो, और अब से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं मिलने वाली। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम प्रेजेंट का समय देखते हैं, जहाँ पर येनशन उसे देख कहते हैं क्या तुम रो रही हो, ये सब कितना ज्यादा घिनौना है। और फिर वो उससे दूर होती हुई मन में कहता है उसे मेरे साथ सोने के लिए मजबूर करना बेकार है। आगे सी कहता है अब से तुम यहीं रहोगी और मेरे परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मुझे शर्मिंदा करो। और फिर वो रूम से बाहर आ जाता है और लाइटर जलाकर पुरानी बातें याद करने लगता है। यहाँ वो कहता है येलू किसी लड़की से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। येलू कहता है उस लड़की को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करो और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दो, उसे हमेशा एक उम्मीद की किरण दिखाओ जो कि उसे कभी नहीं मिलने वाली, इस तरह उसका जीवन मृत्यु से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। इस सब के अलावा मैं तो ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारे मन में लियान के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, तुम्हारी एंगेजमेंट सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन था, तो आखिरकार तुम इस मामले को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। तुमने बदला लेने के लिए जिंग कियाओ से शादी भी कर ली। प्रियंशन कहता है मैं आनिया को अपनी छोटी बहन की तरह मान रहा हूँ, हमारी एंगेजमेंट उसकी ग्रैंडमा की आखिरी इच्छा थी, मैंने वादा किया है और मुझे इसे निभाना ही चाहिए। की बात सुन येलू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम हमेशा से ही अपनी बात पे कायम रहते हो और इसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन और मैं अपने 20 साल के लव एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि तुम जैसे लड़के उस जैसी लड़कियों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं, और मैं तुम दोनों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। येनशन कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मैं उसके प्यार में कभी नहीं गिरूंगा। फिर येलू कहता है वैसे तुम्हारा छोटा भाई जल्दी ही वापस आने वाला है ना, और जहाँ तक मुझे याद है कि उसे भी आनिया पसंद है। प्रेजेंट में येनशन उस लाइटर को बंद करता है और आगे बढ़ कहता है आखिरकार क्यों मैं कमजोर पड़ गया, वो इसकी हकदार है। फिर हम ईओ को देखते हैं जो कि एक पिंजरे के अंदर होती है और चिल्लाती हुई कह रही होती है प्लीज प्लीज कोई मेरी मदद करो। फिर तभी उसके पास एक व्यक्ति आती हुई कहता है कियाओ कियाओ क्या तुम ठीक हो, और उसे देख वो मन में कहती है जियान। जियान कहते है कियाओ तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। फिर वो उस पिंजरे से उसे बाहर निकाल लेता है और कियाओ कहती है तुम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, और क्या तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया। और वो जियान के रूप में आनिया होती है और वो कहती है कियाओ तुम खुश हो ना, तुमने मेरे फियांसे से शादी कर ली, जो मेरा तुम्हारे पास है वो तुम मुझे वापस कर दो। और फिर उसे होश आ जाता है और कहती है अच्छा तो ये एक सपना था। और फिर मेड गेट नॉक करती हुई कहती है मिसेस कियाओ आप जाग रही हो, और मिस्टर येनशन ने कहा है कि सेकंड यंग मास्टर को आप जाकर एयरपोर्ट से पिकअप कर लीजिए। ये सुन वो हैरानी सी कहती है क्या जिन परिवार का सेकंड यंग मास्टर। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रूम में होती है और तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। वो कॉल चेंगकियान नाम की उसकी एक दोस्त का होता है। और फिर कियाओ कॉल उठाती हुई कहती है हेलो चेंगकियान। सामने से चेंगकियान चिल्लाती हुई कहती है कियाओ आखिरकार तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुमने शादी कर ली है, मुझे इस बात का पता न्यूज से पता चला, और अब क्या मैं तुम्हारी बेस्टी नहीं रही आयान के गुजर जाने के बाद, और आखिरकार तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकती हो। फिर कियाओ कहती है हाँ तुम मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है और बाद में मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगी। चेंगकियान कहती है तो आज क्यों नहीं। वो कहती है नहीं आज नहीं, मुझे एयरपोर्ट जाना है किसी को लेने के लिए। चेंगकियान क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी कार दे सकती हो। तब वो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन जब तुम नई कार खरीदोगी तो तब मुझे तुम एक राइड देना। फिर सीन शिफ्ट में एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ येनशन का भाई पहुँच जाता है और वहीं सारी लड़कियां उसे देख ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है देखो वो कितना ज्यादा हैंडसम है। और वहीं वो कॉल पर कह रहा होता है क्या जो मुझे पिकअप करने आ रहा है वो पहले ही यहाँ पहुँच चुका है। सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ, और फिर कॉल कट हो जाता है। और आगे कहते हैं क्या यानशन ने सच में मुझे लेने के लिए किसी को भेजा है। और वहीं दूर खड़ी लड़की उसे देख ब्लश कर मन में कहती है सच में वो कितना ज्यादा हैंडसम है और उसकी वो स्माइल तो देखो। और वहीं यानशन का भाई कहता है मैं इतने लंबे समय से अब्रॉड में हूँ तो उसे मेरी बहुत ही ज्यादा याद आ रही होंगी। और वहाँ खड़ी सारी लड़कियां उसे देख ब्लश करती हुई मन में कहती है वाह वो कितना ज्यादा प्यारा है। और फिर दूसरी लड़की कहती है वो मेरे टाइप का है, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और फिर वो पार्किंग
पार्किंग में पहुंचता है और इधर उधर देख के कहता है यानशन ने जो कार भेजी है वो कहाँ है। और वहीं कियाओ एक पिंक कार के साथ खड़ी हुई होती है और वहीं यानशन का भाई उस पिंक कार को देख अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में कहता है मुझे तो इस कार को देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर इतनी बदसूरत कार लेकर आएगा, वो भी किसी को लेने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये कार जिसके लिए भी आई होंगी वो बहुत ही ज्यादा बदनसीब होगा। एक मिनट रुको, उस लड़की के हाथ में जो बोर्ड है उस पर तो मेरा नाम लिखा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो बदनसीब मैं हूँ। और वहीं किया उसे देख कहने लगती है ये व्यक्ति हो सकता है कि जिन फैमिली का वो सेकंड यंग मास्टर यही हो। और फिर किया उसके पास जाती है और कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप वो सेकंड यंग मास्टर हो। और वो चौंकती हुई मन में कहता है अरे नहीं, उसने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ। वो वहाँ से घबराती हुई आगे बढ़ती हुई कहता है नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मन में कहता है मुझे उसे बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकलना होगा। फिर कियाओ कहती है लेकिन मुझे लगता है कि वो आप ही हो, मेरा नाम कियाओ है और प्लीज आकर आप कार में बैठ जाइए और मुझे मिस्टर यानशन ने आपको लेने के लिए भेजा है। और उस कार का इंटीरियर भी पूरी तरह से पिंक कलर का होता है। ये देख वो चिल्लाती हुई कहता है क्या तुम्हें पिंक कलर इतना ज्यादा पसंद है। और फिर मम्मी कहता है मैं एक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हूँ, आखिरकार मैं इस कार में कैसे बैठ सकता हूँ। एक मिनट रुको। और आगे वो सी कहता है अच्छा तो वो जिन कियाओ तुम हो और तुम ही आन्या की मौत का कारण बनी और फिर तुमने मेरे भाई से शादी कर ली। वो कहती है हाँ वो मैं ही हूँ, तो क्या। और फिर मम्मी कहती है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे तुम इस सब के लिए मुझे कितना ही बेइज्जत क्यों ना करो। आगे सी कहती है चलो अब तुम कार में बैठ जाओ। और फिर वो सी कहता है मेरा नाम जिन शुइमो है और मैं तुम्हारी कार में बैठने के बजाय खत्म हो जाना पसंद करूंगा। उसके ये कहने के बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और कियाओ घूमकर वहाँ से जाने लगती है। और वो रोती हुई कहता है एक मिनट रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और शुइमो कहता है मिस कियाओ क्या गैस पेडल तुम्हारा दोस्त है या फिर और कुछ, आखिरकार तुम उस पर पैर क्यों नहीं रखती। और उसकी ये बातें सुन कियाओ गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है मैं काफी तेज गाड़ी चला रही हूँ और अगर तुम्हें कार में बैठे रहना है तो चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो बाहर निकाल दूंगी। और मम्मी कहती है वो दिखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मतलबी है। और फिर शुइमो कहता है अगर अचानक बारिश शुरू नहीं होती और मेरे पास पैसों की कमी ना होती तो तुम्हें मुझे अपनी कार में बिठाने का ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। और वहीं इसी के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। और ये सुन कियाओ गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है हाँ तो ठीक है, अब तुम प्लीज अपना मुंह बंद कर चुपचाप बैठे रहो। और उसे ऐसे चिल्लाता देख वो चिल्लाती हुई कहते आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और तभी अचानक पीछे से एक कार आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है, इससे वो दोनों ही हिल जाते हैं। और वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। और फिर एक व्यक्ति उनकी कार के पास आता है और चिल्लाती हुई कहता है क्या तुम क्या हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। और वहीं कार को उन गुंडों ने आजू बाजू घेर रखा होता है और उन्हें इस तरह देख वहीं शुइमो गुस्सा हो जाता है। और वो व्यक्ति उसे गुस्से में देख हैरानी से उससे कहते हैं तुम कौन हो। तब शुइमो कार से निकलती हुई कहता है क्या मैं कौन हूँ, क्या तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि आखिरकार तुम किसकी कार का पीछा कर रहे थे और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को रोकने की। और क्या आजकल के किडनैपरों की क्वालिटीज इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है। और हमें बताया जाता है कि शुइमो को बचपन से ही ट्रेनिंग दी गई है किडनैपरों से निपटने की। और शुइमो को इस तरह वो व्यक्ति देख घबराते हुए उससे कहता है ठीक है हम तो बस कियाओ के पास आए थे और हम तो बस उससे हमारे पैसे मांगना चाहते थे। फिर मम्मी कहता है अरे नहीं, लगता है कि हमने किसी गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है और ये व्यक्ति तो दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है बॉस वो ये रही, बीच बाहर निकल जाओ और भागने की कोशिश मत करना। और कियाओ कहती है तुम मुझे जाने दो और आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। फिर उनका बॉस कहता है कियाओ आखिरकार तुम अपने डैड का बकाया $1,00,000 कब चुकाने वाली हो। उसकी ये बातें सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या $2,00,000, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ $50,000 देना है, आखिरकार ये रकम $2,00,000 कैसे हो गई।
और वो तीनों व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर उनमें से एक व्यक्ति उससे कहता है, हाँ $50,000। और तुम्हें क्या लगता है कि हम कोई चैरिटी खोल कर बैठे हैं क्या? तुम्हारे डैड ने हमसे वो पैसा उधार लिया था और ये देखो तुम्हारे डैड ने जब हमसे पैसे लिए थे तो उन्होंने कहा था कि 3 गुना पैसा वो हमको वापस करेंगे, लेकिन वही तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा अनलकी थे और उन्होंने सारा पैसा खो दिया। फिर किया उस पेपर को देखे रानी सी कहती ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके डैड ने 10 फरवरी 2021 को $50,000 उधार लिए थे और उन्हें 10 जुलाई को $2 लाख चुकाने होंगे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर केस किया जाएगा। फिर उनमें से एक व्यक्ति उसके पास आकर उसके चेहरे को छूती हुई कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और तुम इसका भुगतान करने के लिए अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनते ही शुइमो उसे व्यक्ति को नीचे पटक देता है और कहता है, क्या शरीर से भुगतान करना? फिर चलो तुम ये बताओ कि तुम्हारे शरीर का क्या कीमत है, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को खरीद लूंगा। और उसे ऐसा करता देख क्या कहती है शुइमो? वो कहता है तुम बस पुलिस को कॉल करो, मैं उन लोगों को पुलिस को सौंप दूंगा, जल्दी करो। तब फिर वो उससे कहती है हाँ ठीक है और फिर वो कॉल करती है और कहती है हेलो पुलिस स्टेशन। और वहीं शुइमो खुश होती हुई मन में कहने लगता है, हालांकि मैं इस लड़की से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ लेकिन मैंने अभी तक उससे बदला नहीं लिया है। आखिरकार मैं इन बेवकूफों को उस लड़की को कैसे ले जाने दे सकता हूँ? मैंने उसकी जान बचाई है तो उसको तो इसके लिए आभारी होना चाहिए और फिर मैं बाद में बदला लूंगा और उसे और भी ज्यादा दुख होगा। फिर उसको एहसास होता है और वो अपना माथा चेक करता है और कहता है ये तो खून है। सामने से ऑफिसर कहता है बताओ क्या गड़बड़ है? उनमें से एक गुंडा उसके बॉस से कहता है बॉस यहाँ पर पुलिस आ रही है तो अब हमें क्या करना चाहिए? फिर उनका बॉस उससे कहता है कि आओ आज तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, अब तुम्हारे पास 1 महीने का समय बचा हुआ है और इस समय में तुमने अगर पैसे वापस नहीं लौटाए मैं तुम्हारे डैड की उंगलियां उनके शरीर से अलग कर दूंगा। तुम छुपने की कोशिश मत करना, इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। ये कहकर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और फिर मम्मी कहती है कि आओ ये तुम्हारा मामला है और तुम दूसरों को इसमें शामिल नहीं कर सकती। पिटसिन शिफ्ट तरम कियाओ को उसके ही अपार्टमेंट के कॉरिडोर में देखते हैं जहाँ पर वो मन में कह रही होती है मैंने शुइमो को हॉस्पिटल भेज दिया है और बटलर उसकी देखभाल कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने वहाँ पर किसी से कहा मुझे माफ करना, ये सब मेरी ही गलती है और मेरी ही वजह से उसे वहाँ चोट लग गई। मम्मी कहती है मुझे पूरा विश्वास है कि फ्यूचर में यानशेन मुझसे इसका जरूर बदला लेगा। फिर उसकी नजर स्टेयर्स पे पड़ती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है झूठी हमारे पैसे वापस कर दो। ये देख वो चौंकती हुई कहती आखिरकार ये सब क्या है? अरे नहीं। फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाती है और उसकी सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई होती है और कहती है अरे नहीं, मेरे डैड ने ना केवल मेरे सारी सेविंग्स छीन ली बल्कि उन्होंने घर भी गिरवी रख दिया और अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। फिर तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाती है और सामने से कोई कहता है हेलो कियाओ तुम कहाँ हो और तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो? और तुम बिल्कुल भी कार की चिंता मत करो, मेरे पास इंश्योरेंस है और जरूर तुम्हें भूख लगी होगी ना तो मैं काम के खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आऊंगी। और मन में वो कहती है हमारी ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बदतर है क्योंकि हमें बच्चों की तरह रोने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रोने या नखरे करने से कुछ भी बदलने नहीं वाला। और वो कहती है मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरे लिए बहुत ज्यादा खाना लाने की जरूरत नहीं है चेंकियांग। मन्नी कहती है लेकिन हमें एक रोशनी की किरण दिखती है। फिर वो रोने लगती है और चेंकियांग सी कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया था तब तुम मेरे साथ हमेशा खड़ी रही, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया चेंकियांग। वो सी कहती है बेवकूफ लड़की, आखिरकार तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? हम दोनों अच्छे दोस्त थे और अच्छे दोस्त यही करते हैं। और मन्नी कहती और उस रोशनी को देखकर हमारे बंद दिलों की गर्मी जाग जाती है। और पिटसिन शिफ्ट चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कियाओ पूरा रूम साफ कर लेती है और वो दोनों चेस करते हैं। और चेंकियान कहती है कियाओ क्या तुम सच में इसी तरह जिंदगी जीना चाहती हो? वो कहती है हाँ। चेंकियान कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे इस फैसले का समर्थन करती हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की समस्या होगी तो तुम इस बारे में मुझे जरूर बताओ।
पाऊंगी। भले ही मैं उस समस्या को हल ना कर सकूं, लेकिन उस समस्या का सामना हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। क्यों कहती है हाँ ठीक है। और वो चेंकियांग सी कहती है अब चेंकियांग तुमने ये सब कहा ही है तो मैं तुमको बताना चाहूंगी कि मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे जल्द से जल्द पैसा कमाया जा सके? मुझे कम समय में ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और फिर सिंसिफ्ट तरम कियाओ को एक बार में देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति उसे वाइन की बोतल देती हुई कहता है ये रही वाइन की बोतल और तुम्हें इस वाइन की बोतल को वीआईपी रूम नंबर 2 में ले जाना है। तब वो कहती है हाँ ठीक है और फिर वो उस वाइन को ले जाती हुई मन में कहती है कि आओ ये सब इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि बार में एक बारमेड बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इससे मैं कम समय में थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ। और फिर वो उस व्यक्ति के पास पहुँचती है और कहती है हेलो सर ये रहा आपका ऑर्डर। और वो व्यक्ति और कोई नहीं येलू होता है और वो कहता है वाह इतनी जल्दी सर्विस और वो वाइन की बोतल तुम उस व्यक्ति को दे दो। और क्या उस व्यक्ति को देखे रानी से मन में कहती है यानशेन वो यहाँ पर। और फिर वो उसकी बात याद करने लगती है जहाँ पर उसने कहा था तुम अब यहीं रहोगी और मेरे परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। फिर वो धीरे धीरे उसके पास जाती हुई मन में कहती है अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और फिर वो उसे बोतल देती हुई कहती है सर एंजॉय करिए। और मन में कहती है ऐसा लगता है कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया तो अब मैं यहाँ से धीरे धीरे वापस जा सकती हूँ। तभी यानशेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कहाँ जा रही हो? और मन में कहती है अरे नहीं क्या उसने मुझे पहचान लिया? और यानशेन उससे कहता है तुम बारमेड हो क्यों है ना, तो ये लो इसे पियो। और कियाओ के पसीने छूट जाते हैं और मन में कहती है ऐसा लगता है कि ना केवल उसने मुझे पहचान लिया है बल्कि वो मुझ पर चिढ़ भी गया है। लेकिन जब तक उसके दोस्त को ये पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी पत्नी हूँ तब तक उसे शर्मिंदगी नहीं होगी। और फिर वो उस वाइन को पी लेती है और कहती है मिस्टर यानशेन अब ये काफी है। और फिर यानशेन उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचती हुई कहता है मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारा मतलब साफ है कि तुम ऐसा कर कर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें अपना चेहरा छुपाना चाहिए था मुझसे मिलने के बजाय। फिर वो कियाओ को उठाकर वहाँ से जाती हुई कहता है ये लो अब मैं जा रहा हूँ। तब वो कहता है हाँ ठीक है लेकिन अगली बार उसे मेरे साथ भेजना। और फिर वो अपने बाजू में बैठी लड़की से कहता है चलो अब उन लोगों को इग्नोर करो हम कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट रुको क्या मैं एक विटनेस बना, वो भी एक अजीब से सीन का। और वहीं दूसरी तरफ यानशेन ले जाकर उसे कार में गिरा देता है और वो कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहा है। और फिर यानशेन कहता है चलो ठीक से बैठो और एक नजर खुद को तो देखो कैसी लग रही हो तुम, मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। और वहीं कियाओ वाइन पीने के कारण अपना होश खो देती है और स्माइल कर उससे कहती है मैं तो बस अपने रहन सहन के खर्चों को पूरा करने के लिए ये काम कर रही थी और क्या तुम इसमें भी दखल दोगे? और फिर यानशेन कहता है कियाओ मैं तुमको सलाह देता हूँ कि तुम मुझे चुनौती मत दो। तब वो नशे में कहती है हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका ध्यान रखूंगी, मैं तुम्हारे उन सभी रूल्स पर ध्यान दूंगी। और वहीं ये सब देख वो ड्राइवर भी ऑकवर्ड हो जाता है और मन में कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से समझदारी से निकल जाना चाहिए। और उसे ये सब करता देख यानशेन भी ब्लश करते हुए कहते तुम बहुत ही ज्यादा नशे में हो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। और फिर क्या कहती है यानशेन तो क्या तुम, और तभी वो उस पर उल्टी कर देती है। और फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुंह साफ करती हुई कहता है चलो कार स्टार्ट करो। तब वो व्यक्ति कहता है ठीक है बॉस। और फिर सीन शिफ्ट होता में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ घर पर उसे होश आ जाता है और वो कहती है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर वो हैरानी से मन में कहती है मेरे कपड़े कहाँ हैं और मैं यहाँ पर वापस कैसे आई, और ये तो खून है। और फिर वहाँ यानशेन आती हुई कहते तुम जाग गई। और फिर वो यानशेन को नेकेड देखती है और अपने ब्लैंकेट पर खून देखती है और चिल्लाती हुई कहती है यानशेन तुम कमीने। और फिर वो ब्लश कर मन में कहती है मुझे तो लगा था कि उसने मुझे घर लाकर मुझ पर दया दिखाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वो दया नहीं थी बल्कि उसने नशे में मेरा फायदा उठाया। सच में वो बहुत ही भयानक एक बदमाश है। और फिर तभी उसे लोअर पार्ट में गर्माहट महसूस होने लगती है। और फिर वो वॉशरूम में जाती है और अंदर से सी कहती है माफ करना जो मैंने तुमको कमीना कहा, और वैसे क्या यहाँ पर कोई सैनिटरी पैड होगा तुम्हारे पास? फिर बाहर से यानशेन कहता है मेरे ख्याल से मेट के कुछ वहाँ पर सैनिटरी पैड रखे होंगे कैबिनेट में, देख लो। और मन्मी कहता है इस कमीने पर जो तुमने उल्टी की थी उसकी वजह से मुझे
3 बार शावर लेना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद कियाओ वहाँ से बाहर आती है और कहती है क्या कल रात को तुमने मेरे कपड़े चेंज करने में मेरी मदद की? और ये पहली बार है जब मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हुई हूँ और मुझे माफ करना। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पूरा शरीर दर्द हो रहा है और इसके अलावा मैंने बेडशीट पर खून भी देखा। तो मैंने सोचा कि फिर येनशिन उससे कहता है क्या तुमने कभी भी हेल्थ क्लासेस नहीं ली और कल रात में तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थी और इसके साथ तुमने उल्टी भी कर दी थी कपड़ों पे, तो क्या मैं उन्हीं कपड़ों के साथ तुम्हें इस तरह सोने देता? और कल रात को तुमने नशे में मुझसे कहा था कि तुम्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए बार में काम करना पड़ा और इस सिचुएशन में मुझे तुम्हें नौकरी दिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो भी वो जॉब जो कि तुम पर सूट करे। और वहीं वो मम्मी कहने लगती है उसकी इस तरह की आंखें, आखिरकार वो चाहता क्या है? और फिर येनशिन चिल्लाती हुई कहता है चलो अब बाहर आ जाओ शुइमो, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम हम दोनों की चोरी छुपे बातें सुन रहे हो। और वहीं रूम के बाहर शुइमो कहता है अरे नहीं मैं पकड़ा गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर मम्मी कहता है इस समय बेहतर यही होगा कि मैं नेटिजन की तरफ रुख करूँ। गाइस नेटिजन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो कि लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा हो और फिर वो ऑनलाइन पोर्टल पर पोस्ट करता है जहाँ पर वो लिखता है मैं अपने गुस्सेल भाई और उसकी पत्नी की बातें सुनते हुए पकड़ा गया, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तुम लोग मुझे सजेशन दो। और फिर एक व्यक्ति कमेंट करते हुए कहता है जब तुम उसे हरा नहीं सकते तो क्यों ना तुम उन दोनों में शामिल क्यों नहीं हो जाते? उसका ये कमेंट पढ़ वो चिल्लाती हुई कहता है क्या सीरियसली? फिर अंदर से येनशिन कहता है शुइमो जल्दी करो अंदर आओ। उसकी ये बात सुन वो घबराती हुई मन में कहता है ये पहली बार है जब मेरे भाई ने मेरा पूरा नाम लिया है, अब तो मैं गया। और फिर वो रूम के अंदर एंटर होता है और कहता है क्या ही संयोग है भाई तुम भी यहाँ पर हो, और वैसे आज का दिन बड़ा सुहाना है क्यों है ना? तब वो सी कहता है ये रूम मेरा है और मैं अपने रूम में नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा, और अब चलो चुपचाप अंदर आकर यहाँ पर खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि कल रात को तुम कहाँ गए थे? तब वो हिचकिचाती हुई कहता है वो कल रात को मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था और उनके साथ डिनर भी किया। और फिर येनशिन उसके क्लोज होकर गुस्से से कहता है क्या सच में, क्या तुम सिर्फ कुछ दोस्तों से मिले? शुइमो मुझे तुम्हारे शो बिजनेस में एंटर होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि तुम उन लोगों के साथ घूमते हो और उनकी बुरी आदतें सीखते हो, तो फिर तुम ये बात याद रखना कि तुम्हें अपना बाकी का जीवन व्हीलचेयर पर बिताना होगा। और फिर वो घबराती हुई कहता है हाँ मैं समझ गया। और वहीं कियाओ ये सब देख मन में कहती है शुइमो जो कि जिन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और वो लोगों के सामने कहता है मुझे कोई भी धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता और तुम मेरे साथ बात करने के लायक भी नहीं हो, और अब क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? और वहीं दूसरी तरफ शुइमो अपने भाई के सामने मैं बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी हूँ, ठीक है भाई मैं दोबारा ऐसे करने की हिम्मत नहीं करूँगा, और भाई क्या मुझे तुम थोड़ी सी पॉकेट मनी दे सकते हो प्लीज? और ये सब बातें सोच मन में कहती है उसके 2 चेहरे हैं। और फिर येनशिन उसे हंसता देख उससे कहता है जाओ जाकर वहाँ पर चुपचाप खड़ी हो जाओ। तो वो कहती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, इस सब से मेरा क्या लेना देना है? फिर येनशिन कहता है चलो अब दोनों खड़े होकर ठीक से बर्ताव करना सीखो, तुम्हें एक दूसरे से हालचाल पूछना है वो भी 50 बार, चलो अब शुरू हो जाओ। फिर तभी उसे फोन आने लगता है और वो कॉल उठाती हुई कहता है हेलो मास्टर जांग, आज रात की कॉकटेल पार्टी। और वहीं कियाओ कहने लगती है आखिरकार मैं ये सब क्यों करूँ? फिर शुइमो कहता है प्लीज हर काम बहुत ही विनम्रता से करिए, नहीं तो आप इस तरह लोगों को गुस्सा दिला सकती है और हो सकता है कि इससे कोई मुसीबत भी खड़ी हो जाए। और फिर वो सी कहती है ऐसा लगता है कि तुम इस सबसे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो। शुइमो उसे मारती हुई कहता है चलो जल्दी करो, और तुम्हें ये भी क्यों नहीं पता क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और फिर कियाओ गुस्से से कहती है शुइमो जब से मैंने तुमको एयरपोर्ट से पिकअप किया है तब से अब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करती आ रही हूँ। और फिर वो उसे पीटती है और वो भागकर चिल्लाता है और उसे कहती है तुम भागना और चिल्लाना बंद करो। और उसे ऐसा करता देख शुइमो गुस्से से कहता है तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? और मन में कहता है मुझे तो इस बात की चिंता थी कि मेरे भाई से तुम पिट जाओगी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया था, क्या तुम इतनी सी भी बात नहीं समझ पा रही हो? और फिर वो दोनों एक दूसरे
दूसरे से झगड़ने लगते हैं और वहीं यानशन कॉल पर कह रहा होता है, बेशक मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप इसे जरूर एंजॉय करेंगे। और वहीं उन दोनों की एक दूसरे से लड़कर दोनों की ही बुरी हालत हो जाती है और वो दोनों कहते हैं, हर काम को विनम्रता से करना चाहिए, नहीं तो इस तरह तुम लोगों को गुस्सा दिला सकते हो और फिर हो सकता है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। और वो दोनों इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसे कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। और वहीं यानशन कॉल कट कर उन्हें दोनों को गुस्से से देखने लगता है। तभी उसका व्यक्ति आते हुए कहता है, मिस्टर यानशन, एक्स डिस्ट्रिक्ट में हमें नेल हाउस की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। और फिर यानशन वहाँ से निकलती हुई कहता है, जब हम कंपनी पहुँच जाए तब तुम इस बारे में मुझे डिटेल में बताना। और वहीं पीछे वो दोनों यानशन को वहाँ से जाता देख वापस फिर से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और यानशन वहाँ से निकल जाता है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर उसका वो व्यक्ति उससे कह रहा होता है, बॉस ये काफी हद तक वैसा ही था जैसे कि आपने उम्मीद की थी और वास्तव में मिस्टर झांग ने ये सब सेटअप किया था और उसे ये यकीन था कि ये जमीन का टुकड़ा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इसीलिए उसने इसकी कीमत बढ़ानी चाहिए और अपनी किस्मत चमकाना चाहता था। और फिर यानशन कहता है, मैं समझता हूँ कि बिजनेस में ये छीना झपटी चलती रहती है और हम इस मामले पर नेगोशिएट भी कर सकते थे, लेकिन वो गंदा खेल खेलना चाहता है तो फिर क्यों ना हम भी उसके साथ खेल खेले। उस जगह पर सब कुछ कैसा है? तो वो व्यक्ति कहता है, उस रूम में सभी इक्विपमेंट सेट कर दिए गए हैं और लोगों को भी खास तौर पर मिस्टर झांग के पसंद के हिसाब से चुना गया था और उनकी एक्टिंग स्किल्स भी बढ़िया है। और फिर यानशन कहता है, तुम सिर्फ वही कहो जो तुम कहना चाहते हो। और फिर वो व्यक्ति हिचकिचाती हुई कहता है, क्या वाकई में मिसेस कियाओ को अपने साथ ले जाना चाहते हो? और वो काफी ज्यादा यंग है और मुझे डर है कि। फिर यानशन कहता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो ओल्ड फॉक्स बहुत ही ज्यादा शातिर है और हम उसके सामने इतने लंबे समय से शो कर रहे हैं और अगर हम ये मौका छोड़ देते हैं तो हमारी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। और फिर वो एक डॉक्यूमेंट पर साइन करती हुई कहता है, बटलर से कहकर कियाओ को तैयार करने के लिए कहो और आज रात की कॉकटेल पार्टी में उसे शामिल होने के लिए कहो। तो वो व्यक्ति कहता है, ठीक है बॉस। और फिर सीन शिफ्ट तरफ कियाओ को देखते हैं जहाँ पर वो तैयार हो रही होती है और हैरानी सी कहती है, क्या मुझे कॉकटेल पार्टी में हिस्सा लेना है? और फिर वो मन में कहती है, यानशन ने मुझसे कहा कि मैं उस पार्टी में हिस्सा लूं। आखिरकार वो ये सब करके क्या करना चाहता है? और खैर मैं बाहर नहीं जा सकती तो मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ? एक मिनट रुको, बार कॉकटेल पार्टी। और फिर वो यानशन की बातें याद करती है जहाँ पर उसने कहा था, मैं तुमको नौकरी दिलाऊंगा जो तुम पर सूट होंगी। और ये बात याद कर मन में कहती है, तो क्या वो ये चाहता है कि मैं लोगों के सामने ड्रिंक करूं? और फिर वहाँ पर बटलर आती हुई कहते हैं, मिस कियाओ आपकी ड्रेस तैयार है। और इस ड्रेस को देख वो घबरा जाती है और मन में कहती है, इतनी छोटी ड्रेस? मैंने उस बार में इसलिए काम किया था ताकि मैं पैसे कमा कर अपने कर्ज चुका सकूं। और यानशन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी को बेचना चाह रही थी? और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कॉकटेल पार्टी में वो पहुँच जाती है और उसे देख यानशन ब्लश करने लगता है। और फिर एक लड़की उसके पास आती हुई कहती है, मैडम ये रहा आपका मास्क। और फिर यानशन उस मास्क को उठाती हुई कहता है, आज मास्क बॉल नाइट है तो इसलिए तुमको ये पहनना होगा। फिर किया उससे कहती है, क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? अगर मैं कंफ्यूजन में वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दूं तो मैं तुमको फिर से शर्मिंदा कर दूंगी। कि बस सुन, वो हैरानी सी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब वो कहती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अभी भी ये बात जानना चाहती हूँ कि मेरी कीमत क्या है और भले ही तुम मुझे बेचने जा रहे हो। और उसकी ये बातें सुन यानशन थोड़ा उदास होता है और उसका व्यक्ति कहता है, मैडम आप गलत समझ रही है, मास्टर ने तो आपको यहाँ बुलाया है। और फिर यानशन कहता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे वो मास्क पहनाते हुए कहता है, कियाओ तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम मुझसे कीमत पर बात कर सको। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यानशन कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो इसे जारी रखो। और फिर उसका व्यक्ति मन में कहता है, क्या आप ये नहीं चाहते कि मिस्टर झांग के लड़की ढूंढने से पहले आप मिस कियाओ को अपने पास रख लो? क्यों आखिरकार तुम उन्हें ये बात बता के नहीं देते? और अगर बॉस आप उन्हें ये बात नहीं समझाओगे तो मुझे इस बात का डर है कि फ्यूचर में आपके लिए उनका दिल जीतना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक मोटा सा व्यक्ति आगे बढ़ती हुई कहता है, मिस्टर यानशन मैं देख सकता हूँ कि आपने इस कॉकटेल पार्टी में बहुत ही ज्यादा सोच विचार किया है और इस बात की मैं सराहना करता हूँ। फिर यानशन उससे कहता है, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि आप एक अच्छा समय बिता रहे हैं और क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करते हो तो मैं उसकी व्यवस्था आपके लिए कर सकता
सकता हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है बस कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नॉर्मल सी लड़कियां है, कुछ खास नहीं, लेकिन तुम्हारे पीछे वाली लड़की कुछ अलग है। और फिर वो लड़ टपकाती हुई मन में कहता है मैंने इस लड़की को तब देखा था जब वो पहली बार आई थी, और ये लड़की कितनी अच्छी है, और मुझे आश्चर्य है कि यानशन ने उसे क्या क्या करना सिखाया होगा। और यानशन स्माइल करती हुई कहता है क्या सच में? और फिर वो व्यक्ति मेरे ख्याल से गाइस इसका ही नाम मिस्टर झांग है, और वो कहता है हाँ मैं सोच रहा था कि क्या तुम उसके साथ मुझे वाइन पीने दोगे, और शायद से हम उस प्रॉपर्टी के बारे में फिर से बात कर सकते हैं। और वहीं कियाओ मन में कहती है ये व्यक्ति कितना ज्यादा घिनौना है, और क्या वाकई यानशन ने मुझे। फिर यानशन आगे कहता है जब आपको वो पसंद है तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। और उसकी ये बात सुन कियाओ चौंक जाती है, और आगे वो कहता है लेकिन इसके अलावा उसने अभी अभी जो प्राइस बताई थी वो बहुत ही ज्यादा थी, और मिस्टर झांग क्या आप उस प्राइस को अफोर्ड कर पाओगे? और फिर झांग हंसते हुए कहता है हाँ पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, उसे जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा उसे दे सकता हूँ। वहीं उनकी ये सब बातें सुन कियाओ कांपने लगती है, और गुस्से से मन में कहती है अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से ये मेरे लिए सुटेबल नौकरी है, और इस सिचुएशन में इस सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं ऐसे पैसे कमाने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। और फिर कियाओ आगे बढ़ कहती है मिस्टर यानशन सही कह रहे हैं, तो आज रात की सारी टिप मेरी है, क्या ये ठीक है मिस्टर झांग? और मन में कहती है यानशन अब मैं देखती हूँ कि कौन बदनाम होगा। वहीं यानशन को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कहेंगी, और फिर कियाओ आगे बढ़ कहती है मिस्टर झांग चलो चलते हैं। और झांग खुश होती हुई कहता है बहुत ही बढ़िया, वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो तुम, और आज रात तो बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और उन्हें जाता देख वहीं पर खड़ी पब्लिक कहने लगती है क्या ये मिस्टर यानशन की वाइफ नहीं है? और मैंने उसकी फोटो टीवी पर देखी थी। और झांग कहता है ब्यूटी तुम मुझे फॉलो करो। फिर तभी भीड़ में से कोई कहता है अरे नहीं, कोई पागल ही होगा जो अपनी वाइफ को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाने देगा। और वहीं यानशन गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है कियाओ, और वहीं उसका व्यक्ति उसे इस तरह देख मन में कहने लगता है मिसेस कियाओ ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मिस्टर यानशन को किस तरह नाराज करना है। और फिर यानशन कहते हैं कियाओ ये बात नहीं जानती कि झांग किस तरह का व्यक्ति है, वो व्यक्ति कितना ज्यादा घिनौना है, जल्दी करो जाकर उसे रोको। तब वो कहता है यस बॉस। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर झांग कहते वाइन यहाँ की बुरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी है और ये इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर झांग उस वाइन की गिलास में एक मेडिसिन मिला देता है, और उससे कहता है ये लो तुम भी ट्राई करो। और कियाओ उस वाइन को पीती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और झांग कहता है तुम उसे मेरे रूम में ले जाओ। तब व्यक्ति कहता है ठीक है बॉस। और फिर कुछ देर बाद कियाओ को धीरे धीरे होश आने लगता है, और कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा हॉट महसूस हो रहा है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, और मुझे इतनी आखिरकार गर्मी क्यों लग रही है। और फिर झांग कहता है तुम जाग गई बेबी, आज रात हम दोनों की रात है। और फिर कियाओ कहती है ये कौन सी जगह है, और तुम मुझे जाने दो। और फिर वो मन में कहने लगती है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, और मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं है खड़े होने की। मुझे याद है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक गिलास वाइन की पी थी, और फिर तो इसका मतलब ये है कि इसने उसमें कुछ मिलाया था। फिर झांग हंसते हुए कहता है बेबी स्ट्रगल करो, तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल कर सकती हो उतना ज्यादा स्ट्रगल करो। और क्या तुम ये जलती हुई कैंडल देख पा रही हो? ये कैंडल से जलने से जो स्मोक निकलेगा उससे तुम और मैं और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, और तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगी तुम उतनी ही तेजी से इस गैस को इनहेल करोगी। और फिर कियाओ मन में कहती है कुछ गड़बड़ है, मेरी बॉडी धीरे धीरे सुन पड़ रही है, अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो मैं अपनी सोचने की क्षमता खो बैठूंगी। नहीं, मुझे किसी भी हालत में खुद को शांत रखना होगा। और अब जो सबसे ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं ज्यादा देर तक बेहोश नहीं थी, तो मेरे ख्याल से ये उसी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर होना चाहिए। और जैसे ही मैं यहाँ से भागूंगी वैसे ही मुझे मदद करने के लिए किसी को कॉल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं जब ही आजादी से घूम पाऊंगी जब ये हथकड़ियाँ खुलेंगी। फिर क्या उसी कहती है मिस्टर झांग, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तरीका बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने का है? और आप ये मेरे हाथों की हथकड़ियाँ क्यों नहीं हटा देते, हम कुछ नया ट्राई करते हैं। और फिर झांग उसके पास आती हुई कहता है मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई नया आइडिया होगा, तो चलो ट्राई करते हैं। और तभी अचानक यंगशन आकर उसके सर पर बोतल दे मारता है और कहता है मिस्टर झांग, क्या आपने अभी तक पर्याप्त मजे नहीं किए? और फिर झांग उसे देख
कहते यानशन तुम तो उस जमीन के टुकड़े के लिए खेल खेल रहे थे ना। और फिर यानशन उसके सर पर पाँव रखती हुई कहते क्या गेम तुम खुद को कुछ ज्यादा ही आंक रहे थे, मैं तो सिर्फ साथ में काम करने के लिए एक साथी बदलना चाहता था। वैसे भी आखिरकार तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी ही फैसले ले सकती है। और फिर वो अपने व्यक्ति से कहते उसे और उनकी तस्वीरों को मिसेस झांग के पास ले जाओ, और जब तक ये व्यक्ति भगवान को प्यारा ना हो जाए तब तक तुम रास्ते में उसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। उसके व्यक्ति उन्हें ले जाने लगते हैं और झांग चिल्लाती हुई कहते नहीं वो बीच मुझे मार डालेंगी। और उसका व्यक्ति कहते ठीक है मिस्टर यानशन। और फिर यानशन कियाओ के पास जाती हुई कहते कियाओ जाग जाओ, और तभी कियाओ उसकी उंगली को काट देती है। कहती है मिस्टर यानशन क्या आप अब इससे संतुष्ट हो? और वो कहता है तुम, और कियाओ यानशन की उंगली को काट देती है और वो दर्द के मारे कहता है तुम। और फिर वो उसकी हथकड़ियाँ खोलने लगता है और कहता है इन हथकड़ियों को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो चाबी कहाँ है बताओ मुझे। और वहीं पर उत्तेजित करने वाली वो कैंडल जल रही होती है। और फिर यानशन इधर उधर देखता है और कहता है मुझे चाबी मिल गई, और ना जाने क्यों तो मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रूम बहुत ही ज्यादा छोटा है? क्यों तुम जाग जाओ, अब हम वापस जा सकते हैं। और क्यों ब्लश कर कहती है क्या वापस जाना, और उसकी हथकड़ियाँ खुल जाती है। और फिर वो उसे गल लगाती हुई कहता है अब तुम सेफ हो और अब हम वापस जा सकते हैं। तब वो कहती है नहीं मैं वापस नहीं जाना चाहती। और फिर क्यों उस पर हावी होने लगती है और वो कहता है क्यों जाग जाओ, और कुछ गड़बड़ है, जरूर इस रूम में कुछ गड़बड़ है। और फिर तभी क्यों उसे किस करने लगती है और उससे कहती है तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा कोल्ड है। और फिर यानशन उससे कहते है क्यों मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, अगर तुम इसी तरह करती रही तो मैं खुद पे से कंट्रोल खो बैठूंगा, और फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तब वो कहती है तो फिर तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते? तब वो कहता है तो फिर ठीक है, और फिर वो उसे किस करके शुरू हो जाता है। और फिर सिर्फ चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ मन में कह रही होती है मेरी बॉडी इतनी ज्यादा दर्द हो रही है जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी का कुछ पार्ट अलग हो गया हो। और फिर वो पलटती है और मन में कहती है यानशन वो यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या हमने। और फिर वो रात की बातें याद करती हुई मन में कहती है मुझे याद आया उस मोमबत्ती की वजह से हमने उस होटल में वो सब किया। और फिर उसके बाद यानशन मुझे घर लेकर आया और फिर हम दोनों ने फिर से वो सब किया, और पूरी रात भर में उस पर हावी रही और मैंने उसको काटा भी, और मुझे उसके जागने से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर कियाओ उठकर वहाँ से जाने लगती है, तभी यानशन उसे पकड़कर बेड पर खींचती हुई कहते ध्यान से, और तुम इधर उधर भागना बंद करो, बाद में बटलर हमारे लिए नाश्ता लेकर आ जाएगा। और आगे वो सी कहती है यानशन इस बार तुम मुझे किस तरह की सजा देने वाले हो? और फिर यानशन कहता है मुझे गलत सलाह दी गई थी और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और अब तुमको दोबारा मिस्टर झांग को कभी भी नहीं देखना होगा, और बाकी की चीजों के लिए कोई बात नहीं। और हालांकि हम दोनों सिर्फ नाम मात्र के पति पत्नी हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें एक दूसरे के काम से दूर रहना चाहिए। और यानशन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और क्याओ मन में कहती है एक दूसरे के रास्ते से दूर रहना चाहिए। हाँ वो सही कह रहा है और हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा। और अब मुझे इस बार में सोचना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे किस तरह कमा सकती हूँ। और फिर स्विफ्ट उत्तर में इशुआन कल्चर डे दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ अपने कुछ प्रोडक्ट बेचती हुई कह रही होती है या ये सभी लोग इस तरफ आइए, मैं बहुत ही सस्ता सामान बेच रही हूँ और ये बहुत ही ज्यादा सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ट्राई करिए। मन में कहती है इस वन कल्चर डे का बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी वजह से आज दोपहर को मैं बहुत सारा सामान बेच सकी। फिर उसके पास एक व्यक्ति आती हुई कहता है ब्यूटी अगर मैं तुम्हारे पास से आधा सामान खरीद लेता हूँ तो क्या इसके बदले मुझे कोई इनाम मिलेगा? अगर तुम उस इनाम के बदले में मुझे हक भी करोगी तो भी चलेगा। वहीं क्याओ उसे टोपियां दिखाने लगती है और उसे टोपी दिखाता देख वो व्यक्ति मन में कहता है ये क्या कर रही है? और फिर क्याओ उसे वो टोपी और वो ड्रेस दे देती है जिससे वो व्यक्ति बिल्कुल एक ऑफिसर की तरह बर्ताव करने लगता है और उसे इस तरह देख उस व्यक्ति के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो भीड़ उस आउटफिट को देख क्याओ के पास वो ड्रेस को खरीदने के लिए जाते हैं। फिर तभी वहाँ से एक डायरेक्टर गुजरने लगता है और उसकी नजर क्याओ पे पड़ती है और उसे देख वो कहता है वो लड़की अच्छी है। फिर उसका व्यक्ति उससे कहते है तो क्या डायरेक्टर मैं आपके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन उसका कॉन्टेक्ट नंबर निकलवाऊं? तो वो डायरेक्टर कहता है नहीं तुम इस बात को भूल जाओ, एक्टिंग टैलेंट और सेंसिटिविटी मांगती है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी न्यू कमर को ट्रेन करूं। वहीं क्याओ कह रही होती है सभी एक्सेसरीज आइटम्स तो बिक चुके हैं और अब मन में
कहती है होलसेल मार्केट के मर्चेंट ने मुझसे कहा था कि ये आइटम बहुत ही ज्यादा बिकता है और इसीलिए इसे मैंने ज्यादा मात्रा में खरीद लिया और अब समय हो चुका है और इसे बेचने का सही समय है। और वो कॉन्डम्स के पैक होते हैं और चलाती हुई कहती है आइए आइए आप सभी लोग आइए और इस आइटम को खरीदिए और अपने पार्टनर को खुश कर दीजिए। और फिर तभी वहाँ से येंशन की कार पास होने लगती है और ड्राइवर कहता है मिस्टर येंशन वो देखिए रोड के किनारे वो एक लड़की कॉन्डम बेच रही है, उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कठिन होगी। और वहीं क्यों चलाती हुई कह रही होती है ये ड्यूरेक्स कॉन्डम है, इससे आपके पार्टनर की हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। ड्राइवर कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की को जानी पहचानी सी है। अरे नहीं ये तो मिसेस कियाओ है। और उसे देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो व्यक्ति कहता है प्लीज मिस्टर येंशन शांत हो जाइए, मेरे ख्याल से मुझे कुछ गलतफहमी हुई है। और येंशन जाकर कियाओ को खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है और इसी दौरान वो उससे ही कहती है येंशन आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, प्लीज रुक जाओ। तो वो कहता है चुपचाप कार में बैठ जाओ। और फिर वो उसे कार में धकेल देता है और हम देखते हैं कि उसका वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था जो पहले ही वहाँ से निकल गया। और फिर येंशन उससे कहता है आखिरकार तुम ये सब सड़क पर क्या बेच रही हो, क्या तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तब क्या कहती है मिस्टर येंशन आप इतने भी ज्यादा बेवकूफ ना बने, मैं सामान बेचती हूँ ताकि उससे मैं पैसे कमा सकूँ और अपना भरण पोषण कर सकूँ, तो इसमें किस बात की शर्म। वो गुस्से से कहता है तुम, और फिर वो उसके क्लोज होती हुई कहता है तुम खुद का समर्थन करो, मुझे तुम्हें ये करने का तरीका सिखाने दो। वो हैरानी सी कहती है आखिरकार तुम चाहते क्या हो। और फिर येंशन शुरू हो जाता है और वो चिल्लाती हुई कहती है येंशन तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर येंशन परसों तुमने कहा था कि हमें एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें अब क्या हो गया है और तुम हमेशा ही अपनी बातों को नकार देते हो, क्या तुम इस सबसे थकते नहीं हो। और येंशन शुरू हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है और जाकर फ्रिज ओपन करती हुई कहती है मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ और मुझे इस वक्त अब बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और रात का मैंने खाना भी मिस कर दिया, इसीलिए अब मुझे खुद ही खाना बनाना होगा। और वो येंशन उसने सजा के रूप में मुझे विनम्र बने ये 50 बार लिखने के लिए कहा। येंशन ने उससे कहा था तुम बी पोलाइट लिखो, तुम जितनी बार लिखोगी मैं तुम्हें हर एक वर्ड पर $100 दूंगा। फिर क्या कहती है जब मैं हाई स्कूल में थी तब भी मैंने इतनी बार नहीं लिखा होगा जितना अभी लिखा, और इस सब के अलावा मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं येंशन से टकरा ही जाती हूँ, मैं सच में बहुत ही ज्यादा बदनसीब हूँ। या फिर ऐसा तो नहीं कि वो एक स्टॉकर हो। वहीं उसके पीछे येंशन खड़ा होता है और वो गुस्से से कहता है तुमने क्या कहा। और उसकी आवाज सुन वो चौंक जाती है और मन में कहती है मैंने क्या कहा उसने नहीं सुना होगा, क्यों है ना, कहीं सुन तो नहीं लिया उसने ना। और आगे वो उससे कहती है मैं खाना बना रही हूँ और वैसे तुम्हें क्या पसंद है तुम मुझे बता सकते हो। उसे खाना बनाता देख वो उससे कहता है ठीक है, और ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और वो कहती है ठीक है मिलते हैं। क्या कहा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर कुछ समय बाद और येंशन का खाना जो कि दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है और वहीं कियाओ का खाना जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा बेकार लग रहा होता है। ये सब देख वो रोती हुई मन में कहती उसे सब कुछ मिल जाता है और वहीं मुझे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर येंशन कहता है मैं डिनर टेबल पर दोबारा फिर कभी गाजर नहीं देखना चाहता। तब वो गुस्से से कहती है हाँ ठीक है, और मन में कहती है तुम मेरे खाने पे तंग कस रहे हो, देखना तुम्हारा खाना खाने से तुम्हारा दम घुट जाएगा। और उसे इस तरह देख से कहता है क्या तुम मनी मन मुझे कोस रही हो। तब वो कहती है और नहीं मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ भला। और मन में कहती है आखिरकार उसे इस बारे में कैसे पता चला। और येंशन का खाना खा लेने के बाद उठती हुई कहता है खाना खा लेने के बाद किचन को साफ करना तुम याद रखना। और फिर क्या मन में कहती है उसने खाना खाया, जहाँ तक मुझे याद है कि वो खाने के मामले में बहुत ही ज्यादा चूजी है। और फिर से शिफ्ट उत्तर कुछ समय बाद किचन की साफ सफाई कर लेने के बाद वो अपने रूम में आकर बेड पर लेटती हुई कहती है आखिरकार अब मैं सो सकती हूँ और अब मुझे खुद का कमरा पाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और चेंग कियांग ने मुझे एक नई नौकरी दिलवाई है, तो मैं कल जाकर फिल्म सेट पर छोटे मोटे काम करके पैसे कमा सकती हूँ। और फिर वो सो जाती है और फिर हम सपने में देखते कि जहाँ पर कियाओ चिल्लाती हुई येंशन का नाम ले रही होती है। तभी येंशन को होश आ जाता है और मन में कहता है आखिरकार मैंने फिर से उसके बारे में क्यों सोचा, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ही लंबे समय से किसी भी लड़की को नहीं छुआ। फिर वो येलो की बात याद कर
कहता है वो बस एक छोटी सी लड़की है जो कि ठीक ठाक खाना बना लेती है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसकी परवाह करने लगूं। इन बातों को सोचकर तो मुझे हंसी आती है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे फिल्म सेट दिखाया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति लाते हुए कह रहा होता है तुम्हें स्क्रिप्ट गर्ल कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर बस छोटे मोटे कुछ काम करोगी और तुम लोग जो कुछ भी काम करोगे उस पर अच्छी तरह से फोकस करके काम करना और तुम दोनों ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। वो दोनों कहते यस सर और फिर दूसरी लड़की कहती है हेलो मेरा नाम बाइगिंग है और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहती है हेलो मेरा नाम क्या है और मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ कहने लगती है देखो वो तो जिन सुइमो है ना। फिर एक लड़की कहती है वाह वीडियो में वो जितना ज्यादा हैंडसम लगता है रियल लाइफ में वो उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो रियल लाइफ में इतना ज्यादा हैंडसम होगा। और वहीं किया उसे देख घबरा जाती है और सुइमो को देख किया घबरा जाती है। वहीं बाइगिंग सुइमो को देख खुश हो जाती है। उसे ऐसा खुश होता देख किया उससे कहती है तो क्या तुम भी सुइमो की फैन हो। तब बाइगिंग कहती है हाँ मैं कई साल से उसकी फैन हूँ और वो जेड कंट्री में पहला वो मॉडल है जिसने मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और आमतौर पर लोग उसे अब्रॉड के रनवे शो में ही देख पाते हैं। और डायरेक्टर किंग पाई के साथ ये उनका पहला कोलैबोरेशन है और एक एक्टर के रूप में ये उनकी पहली वो फिल्म होगी। ये उनके करियर का एक माइलस्टोन होगा और मैं कितनी ज्यादा खुशनसीब हूँ जो ये मोमेंट में देख पा रही हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन के मन में कहती है ये कितनी ज्यादा पागल फैन है, जब वो घर पर होता है तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और वहीं एक लड़की सुइमो की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है सुइमो आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया और मैं इस दिन का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो उससे हैरानी से कहता है मुझे माफ करना और वैसे तुम। वो उससे कहती है मेरा नाम चेन जिरान है और आप मुझे जिरान कह सकते हैं और मैंने अपना करियर तुमसे पहले शुरू किया है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ तक कि तुम रात में भी मेरे रूम में आ सकते हो, हम इस बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। वहीं वो लड़की सुइमो के हाथ को अपने चेस्ट से रब करने लगती है। वहीं बाइगिंग ये सब देख गुस्सा हो जाती है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हैरानी सी कहती है वो कौन है। तब बाइगिंग कहती है वो चेन जिरान है जो कि इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभा रही है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सौम्य लगती है लेकिन वो सिर्फ व्यक्तियों के सामने ही इस तरह का बर्ताव करती है। सच्चाई तो ये है कि वो इस इंडस्ट्री में बहुत ही बदतमीज लड़की है कि हमेशा एम्प्लॉयज को मारती और डांटती रहती है। मैंने सुना है कि उसके कई सारे शुगर डैडी भी है और यहाँ तक कि डायरेक्टर भी उसे डांटने की हिम्मत नहीं करते। और तभी सुइमो की नजर उस पे पड़ती है और मन में कहते हैं वो क्या आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर जिरान कहती है मुझे आश्चर्य है कि हान लैंग फेंग सर्वश्रेष्ठ एक्टर है, वैसे कब आएंगे। तभी सुइमो उसकी बात करती हुई कहता है मुझे माफ करना और ये कहकर वो उसके पास जाता है और कहता है हेलो तुम दोनों स्क्रिप्ट गर्ल हो। बाइगिंग को खुद से बात करता देख वो धीरे से कहती है मेरा आइडल मुझसे बात कर रहा है, हालांकि ये एक सपना हो सकता है लेकिन मैं जागना नहीं चाहती। क्या वो कहती है बाइगिंग बाइगिंग उठ जाओ। और फिर वो मन में कहती है कि ये स्माइल कितनी घटिया है, मन तो कर रहा है कि मैं उसे एक थप्पड़ मार दूं। और फिर सुइमो कहता है क्या तुमने मेरा पीछा किया, क्या मेरे भाई से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ इसलिए तुम मेरे पास आई क्यों। क्या उससे कहती है आखिरकार आप ये सब क्या बात कर रहे हैं, कहीं आपको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं ना। उसकी ये बातें सुन उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की, मैं तुमको इसके लिए सजा दूंगा। फिर वो अपने असिस्टेंट से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो जाओ मैं तुमको छुट्टी देता हूँ। असिस्टेंट कहता है क्या मैंने ऐसा कहा। आगे सुइमो कहता है तुम मेरी असिस्टेंट हो। और वहीं बाइगिंग अभी भी सपने में ही होती है। क्या वो कहती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ। तब वो कहता है क्योंकि मेरा असिस्टेंट आज छुट्टी पे है इसलिए मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। फिर एक व्यक्ति गुस्से से उससे कहता है क्या जैसा तुम्हें कहा जा रहा है वैसा तुम कर लो। और वहीं सुइमो धीरे से उससे कहता है आखिरकार तो मेरा क्या ही बिगाड़ पाऊंगी। क्या गुस्से में मन में कहती है फक यू। और फिर सुइमो उससे एक के बाद एक काम करवाता है और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है। वो काम कर कर वो थक जाती है और कहती है सुइमो मैं और ज्यादा बर्दाश्त
नहीं कर सकती। और फिर वो उसके पास जाती है और कहती है क्या आपके कंधे दर्द हो रहे हैं, लाइए मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। फिर क्याओ कसकर उसके कंधे दबाने लगती है जिससे वो चिल्लाता है। वहीं चेन जिरान अपने असिस्टेंट से कहती है इस लड़की का बैकग्राउंड निकलवाओ। और गुस्से से मन में कहती है आखिरकार तुम खुद को समझती क्या हो शुइमो, सिर्फ मेरा है। और फिर शिफ्ट होकर वो हमें घर पर दिखाई जाती है जहाँ पर वो चैन की सांस लेती हुई कहती है आज का दिन कितना ज्यादा भारी था और अब आखिरकार मैं आराम कर सकती हूँ। फिर वो लाइट्स ऑफ कर सो जाती है और कुछ समय बाद किसी के हंसने की आवाज आती है जिससे वो जाग जाती है और कहती है ये काफी ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लगा कि बाहर साइड कोई हंस रहा हो। और फिर वो कर्टन हटाती है और जोर से डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर येंशन आती हुई कहता है क्या हुआ। तब वो कहती है वो वहाँ पर। येंशन हैरानी से कहता है भाई। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ रूम के बाहर खड़ी हुई होती है और कह रही होती है मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है और मुझे कल सुबह जल्दी भी उठना है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने रूम में एंटर हो सकूं। फिर वो उसके रूम में एंटर होती हुई मन में कहती है येंशन ने कुछ भी नहीं कहा और शायद वो वापस नहीं आएगा तो मैं उसके रूम में सो सकती हूँ। फिर शिफ्ट तरम येंशन के बेडरूम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर येंशन मन में कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदूंगा जो तुमको पसंद होगा। येंशन तुम बकवास मत सुनो, तुम्हारी डैड के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो उन यादों को याद करने लगता है जहाँ पर कोई चिल्लाती हुई कहता है कोई तो मदद करो, मिस्टर जिन नीचे गिर चुके हैं। फिर कोई चिल्लाती हुई कहता है येंशन क्या तुम हम सभी को मारना चाहते हो, तुम बस एक बदनसीब हो और तुम्हें तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। और ये सब बातें याद कर येंशन शिप लेती हुई कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे जन्म नहीं लेना चाहिए था और शायद से मेरे मर जाने के बाद ही मुझे कोई याद करेगा। फिर कुछ समय बाद वो अपने रूम में वापस आता है और मन में कहता है क्या वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो उसे उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है तुम। और तभी वो रुक जाता है और फिर वो अपने कपड़े उतारता है और सोती हुई कहता है चलो छोड़ो भी, और ये कितनी मजाकिया बात है कि तुम और मैं एक ही बेड पर। और फिर वो सो जाता है। और फिर शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर क्याओ की अचानक आँख खुलती है और मन में कहती है अभी टाइम क्या हुआ है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई। और फिर वो अपना फोन चेक करती है और कहती है अभी तो सिर्फ 6 ही बजे है, मैं थोड़ा और सो सकती हूँ। और फिर वो करवट लेती है और घबराती हुई मन में कहती है वो यहाँ पर कैसे आया, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ छू लिया है। और तभी येंशन उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तब वो ब्लश कर घबराती हुई कहती है वो तुम नेकेड क्यों हो। तब वो कहता है वो मुझे नेकेड रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं है क्या। और इस सब के अलावा तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ करना चाहती हो। तब वो ब्लश करती हुई कहती है नहीं वो कल रात को मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी इसलिए मैं तुम्हारे रूम में सोने के लिए आ गई और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे और तुम मुझे माफ कर दो और अब मैं जा रही हूँ। और फिर वो ब्लश कर तेजी से वहाँ से भाग जाती है और वहीं येंशन उसे भागता देख स्माइल करने लगता है। और फिर शिफ्ट उत्तर में सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेजी से क्या भागती हुई कहती है अरे नहीं मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी हूँ और जरूर बॉस इसके लिए मुझे डांटेंगे। फिर वो येंशन की वो बात याद करती है जहाँ पर उसने कहा था क्या तुम करना चाहती हो। और फिर वो ब्लश कर मन में कहती है ये सब उस येंशन की गलती है, आज सुबह उसने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग हिल चुका है और इसी वजह से मैं उसके बारे में ज्यादा सोचने लगी और इसके कारण मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया। बस कर किया तुम्हें अब इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचना है। फिर वो भागती हुए बाइकिंग के पास पहुँचती है और उससे कहती है बाइकिंग क्या शूटिंग शुरू हो गई। तब वो ब्लश करती हुई कहती है नहीं वो मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है इसलिए मशीन सुधार रहे हैं वो लोग। क्या कल मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं शुइमो का ऑटोग्राफ लेना भूल गई और क्योंकि कल तुम उसकी असिस्टेंट थी तो शायद से तुम उससे बात कर एक ऑटोग्राफ ले सकती हो, तुम प्लीज मेरे लिए ये करोगी ना। की बात सुन वो घबराती हुई कहती है वो मैं। और मन में कहती है मेरे ख्याल से मेरे लिए मुश्किल है उसका ऑटोग्राफ मांगना। फिर तभी वहाँ शुइमो आती हुई कहता है हेलो कियाओ, आज फिर से मेरे असिस्टेंट ने छुट्टी मार ली है तो आज फिर से मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। और बाइकिंग उसे देखला टपकाती हुई कहती है वो कितना ज्यादा हैंडसम है और प्लीज कियाओ मुझे उसका एक ऑटोग्राफ चाहिए। वो कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ।
फिर क्याओ शुइमो के पास जाती है। तब वो सी कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए या तुम मेरी ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हुई हो? और मनमी कहता है मैं बस खुद को बहुत ही ज्यादा हैंडसम होने के लिए दोषी मानता हूँ। फिर क्याओ अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सी कहती है ये सब कहना बंद करो, ये सिर्फ मेरी दोस्त के लिए है। सी कहता है क्या सच में? लेकिन मुझे भरोसा नहीं तुम पर। और क्याओ कहती है क्या तुम फिर से ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे कंधों की फिर से मालिश करूँ? इस पर वो कहता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया। वहीं चेंग जिरान की असिस्टेंट उससे टकरा जाती है और कहती है माफ करिएगा, और टकराने से क्याओ का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो शुइमो पर गिर जाती है। और वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, हट जाओ। वहीं दूसरी तरफ चेंग जिरान डायरेक्टर से कह रही होती है डायरेक्टर क्याओ जैसी लड़की जो कि फ्लर्ट करना पसंद करती है और हम उसे यहाँ पर रखते हैं तो हम यहाँ पर फिल्म की शूटिंग के बजाय पुरुषों को फ्लर्ट करते हुए उसे देखेंगे। और उसकी बातें सुन डायरेक्टर मन में कहते हैं क्या क्याओ उस दिन एक सेल्स गर्ल नहीं थी और क्या वो शुइमो को बहका रही है? और मुझे षड्यंत्रकारी लड़कियों से नफरत नहीं है। वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या चाहती है, वे सही और गलत में फर्क करती है और इसीलिए उसे क्रू में रखने की जरूरत नहीं है। और वहीं चेंग जिरान अपनी असिस्टेंट को मारती हुई कहती है इतने छोटे से काम में भी तुम गलती कर रही हो। असिस्टेंट कहती है माफ करिएगा मैम। वहीं डायरेक्टर चेंग जिरान का बर्ताव देख मन में कहते हैं और इसके अलावा चेंग जिरान के साथ भी घुलना मिलना इतना आसान नहीं है। वो हमेशा दूसरों पर चिल्लाती और उन्हें पीटती रहती है। मेरे पास इतनी सारी चीजों से निपटने का समय बिल्कुल नहीं है। और फिर वो अपने व्यक्ति से कहते ली जाओ, जाकर शुइमो को बुलाओ और चलो दोस्तों सभी लोग काम के लिए तैयार हो जाओ। और डायरेक्टर कहते ली जाओ, जाकर क्याओ को बुला कर लेकर आओ और चलो दोस्तों सभी लोग काम के लिए तैयार हो जाओ। फिर ली क्याओ के पास जाता है और उससे कहता है मिस क्याओ क्या तैयार है वो? अब वो कहती है हाँ बस मैं लेकर आ रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ शुइमो अपने हाथ को देख ब्लश करते हुए मन में कह रहा होता है मैंने अभी अभी उसे छुआ। और क्याओ शुइमो के पास आती हुई कहती है शुइमो काम का समय हो चुका है और तुम वहाँ एक हिरन की तरह क्यों बैठे हुए हो? और उसकी आवाज सुन वो चौंक जाता है और उसके पास आकर वो उससे कहती है क्या हुआ, क्या तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? और शुइमो उसे अपने इतने ज्यादा क्लोज देख ब्लश करने लगता है और वहाँ से तेजी से भागकर जाती हुई कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। और उसे इस तरह का बर्ताव करता देख क्याओ मन में कहती है आखिरकार उसे हो क्या गया। और फिर सीन शिफ्ट होकर काम खत्म हो जाने के बाद क्याओ घर वापस लौटती है और वहीं यानशन बटलर से कह रहा होता है तुम दो गार्ड को नीचे लगवाओ और छत को तुम भूल मत जाना। उनकी बातें सुन क्याओ हैरानी सी कहती है तो क्या तुम उस भूत को पकड़ने की तैयारी कर रहे हो? बटलर कहता है यस मिस क्याओ, लेकिन ये कोई भूत नहीं है बल्कि ये किसी की शरारत है। इसकी ये बात सुन क्याओ अंदर से डरी हुई होती है लेकिन एक्साइटेड होती हुई कहती है तो क्या मैं भी उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? इस तरह देख यानशन कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? पर वो कहती है हाँ अगर मैं इंसान नहीं होती तो मुझे डर नहीं लगता। बटलर कहता है मिसेस क्याओ लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर यानशन कहता है तो फिर ठीक है क्याओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। सुन खुश होती हुई कहती है बहुत ही बढ़िया। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वहीं बटलर हैरानी से मन में कहने लगता है मिस्टर यानशन के चेहरे पर अभी जिस तरह के एक्सप्रेशन थे मेरे ख्याल से वो मिसेस क्याओ को बेवकूफ बना रहे हैं। जब से एल्डर यंग मास्टर की डेथ हुई है उसके बाद से मैंने मिस्टर यानशन के चेहरे पर इस तरह की शरारती एक्सप्रेशन कभी नहीं देखी। और फिर सीन शिफ्ट होकर में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ गुस्से से कहती है यानशन तो क्या तुम इसी इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बात कर रहे थे? मम्मी कहती है तुम बस मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो क्यों, है ना? पर वो कहता है हाँ यही वो इम्पोर्टेंट मिशन है। और फिर वो ब्लश करती हुई कहती है क्या तुम सबसे पहले अपने कपड़े पहन सकते हो, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। तब वो कहता है नहीं मैं अपने कपड़े नहीं पहनूंगा, मैंने तुमसे पहले कहा है ना कि मुझे नेकेड रहना पसंद है। वो कहती है तुम। फिर घर के बाहर तेज हवा चलने लगती है और उसकी आवाज सुनते ही वो घबराते हुए कहने लगती है ये किस तरह की आवाज थी, ये बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। प्रियंशन कहता है इस तरह तुम वहाँ मत बैठो। फिर कुछ समय बाद विंडो पर वही वो लड़का आता है और हंसने लगता है। क्या वो कहती है हेलो बच्चे क्या हो रहा है? और फिर जोर से चिल्लाने की और एक धड़ाम सा साउंड आता है और क्या वो कहती है यानशन ऐसा लगता है कि कोई गिर गया। और वहीं यानशन क्याओ को गैलरी से नीचे झुकता देख आगे बढ़ चिल्लाती हुई कहता है नहीं। फिर वो घूमती हुई कहती है क्या हुआ? और वो उसे गले लगाती हुई कहता है तुम बाहर मत जाओ। और फिर क्याओ मन में कहने लगती है वो सच में कांप रहा है। हे
है, मैं ठीक हूँ और आखिरकार तुम्हें हो क्या गया। और फिर वो उससे दूर होती हुई कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर वहाँ पर बटलर आती हुई कहता है मिस्टर येंशन हमने उसे पकड़ लिया है और उसने कहा कि मिस्टर शुइमो ने उसे आदेश दिया था। ये सुन के और चौंकती हुई कहती है क्या शुइमो। फिर वो सभी लोग हॉल में आते हैं और वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने ये सब उसे डराने के लिए किया, जिसका मतलब ये है को डराने के लिए भूत का सहारा लेना। किसने तुम्हें भूत की भूमिका निभाने के लिए कहा। और वही आवाज सुन के ओमन मी कहती है ये तो शुइमो की आवाज है। और वहीं शुइमो चिल्लाते हुए कह रहा होता है एक ने पेड़ पर कठपुतलियों का प्रदर्शन किया और दूसरे ने उस पर खून चढ़ाया। फिर उसने डरावनी डरावनी आवाजें निकलवाई। और दोस्तों क्या इन सभी चीजों के साथ तुम एक घर डिजाइन करोगे? मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर काम करेगा, तुम इसे बर्बाद मत करो। और वहीं किया उसकी बातें सुन गुस्से से मन में कहती है उसने उन लोगों को मुझे डराने के लिए आदेश दिया। हमने तो बस आपस में कुछ झगड़ा ही किया था और कई मौके पर लड़ाई भी की, लेकिन उसने मुझे डराने के लिए ये सब किया। लेकिन उसकी ये शरारत हद पार कर दी उसने इस बार। फिर येंशन बटलर से कहता है शुइमो को सेकंड फ्लोर पर उस रूम के बारे में किसने बताया। बटलर कहता है वो नैनी वू थी और उसने आपके पिता की बहुत ही ज्यादा सेवा की है और वो इस घर के बारे में सब कुछ जानती है। फिर नैनी वू कहती है मास्टर शुइमो हालांकि हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन जैसा कि आपने ऑर्डर्स दिए थे हमने वैसा ही किया, प्लीज हमें आप माफ कर दीजिए। और वहीं गुस्से से येंशन मन में कहता है वो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है, घटिया औरत। उसे इस तरह देख के याओमन मी कहती है बहुत ही ज्यादा ठंडा। जब भी उसकी मॉम की बात आती है तो येंशन बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो क्या उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी है? वहीं शुइमो आगे कहता है नैनी वू तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब मेरी गलती है? तब वो कहती है नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, आप तो यंग मास्टर है, हमको आपकी हमेशा बात सुननी है। अगर आप हम पर गुस्सा है तो आप इसके लिए हमें सजा भी दे सकते हो। ये सुन शुइमो कहता है तुम। और फिर येंशन उसके पास होती हुई कहता है शुइमो। तब वो कहता है हाँ भाई। कि वो कहता है मैंने तुमसे पहले कितनी बार कहा है कि तुम उन लोगों से बात करने में अपना समय बर्बाद मत करो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इससे सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। इन सभी लोगों को बाहर फेंक दो। तब वो बटलर कहता है ठीक है यंग मास्टर। वो चौंकती हुई कहते क्या? फिर शुइमो कहता है अपने भाई के द्वारा सुरक्षित रहना कितना अच्छा लगता है। फिर बॉडीगार्ड सुन उन सभी लोगों को बाहर निकालने लगते हैं और उनमें से एक मेट कहती है मिस्टर येंशन प्लीज हमें माफ कर दीजिए और प्लीज आप हमें नौकरी से मत निकलवाइए। फिर वो व्यक्ति कहता है अगर हमें यहाँ से नौकरी से निकाल दिया तो हमें बाहर कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा और इस तरह आप हमें भूखा मार देंगे। फिर नैनी वो कहती है मास्टर येंशन मैं तुम्हारी मॉम के लिए काम करती हूँ और वो जल्दी ही यहाँ पर वापस आ जाएंगी। जब वो यहाँ पर आएंगी तब वो मुझे यहाँ पर नहीं देखेंगी तो वे इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होंगी। ये सुन वो स्माइल करती हुई कहता है क्या सच में? तो फिर मुझे इसका इंतजार रहेगा। बटलर कहता है उन सभी लोगों को लात मारकर बाहर फेंक दो। तब बॉडीगार्ड कहता है यस सर। और फिर नैनी वो कहती है मैं जिन फैमिली के लिए 20 साल से काम करती आ रही हूँ, अगर योग्यता के लिए नहीं तो कम से कम मेरी कड़ी मेहनत के लिए तो मुझे क्रेडिट देना चाहिए तुमको। येंशन क्या तुम इस तरह मुझे घर से बाहर फेंक रहे हो? और तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कहती है कि तुम एक भेड़िया के बच्चे हो जिसका कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं है। बटलर कहता है जल्दी करो उसे बाहर निकालो। आगे वो कहती है इससे पहले कि तुम्हारी बुरी किस्मत मुझे मार डाले इससे अच्छा यही रहेगा मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँ। उसकी ये बातें सुन वो पुरानी बातें याद करने लगता है जहाँ लोगों ने उससे कहा था ने उन सभी लोगों को मार डाला। और येंशन मैं तुमसे विनती करती हूँ प्लीज ये शो मुझे तुम मत दिखाओ। और आखिरकार तुमने इस धरती पर सर्वाइव ही क्यों किया? फिर क्या उससे कहती है येंशन तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। फिर उससे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। अब हम उन नौकरों से निपट चुके हैं तो अब तुम्हें सजा देने का समय है शुइमो। ये बात सुनते ही वो घबराते हुए खड़ा होता है और कहता है मैं यहीं पर हूँ। और फिर आगे येंशन कहता है जब तुमने पास्ट में गलती की थी तो तब मैंने तुम्हें सिर्फ लिखने की सजा दी थी, लेकिन इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी सभी कारों को जब्त और सभी बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर रहा हूँ। सुन वो चौंक जाता है और रोती हुई कहता है नहीं भाई ऐसा मत करो, मैं तो मर जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे पीटो या फिर तुम मुझे डांटो, लेकिन ऐसा मत करो, मैं बिन पैसे के क्या ही करूंगा। और अगर मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं काम पर कैसे जाऊंगा? उसे इस तरह रोता देख वहीं किया मनी मन हंसने लगती है और उसे हंसता देख वो उसे चिल्लाती हुई कहता है सब जो कुछ भी हो रहा है उस सब की वजह तुम हो और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने
की। वो कंट्रोल करती हुई कहती है नहीं नहीं मैं नहीं हंस रही। गुस्सा करते हुए वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? फिर यंशन उससे कहता है मैं तुम्हारी हर दिन की जरूरतों को पूरा करूंगा और तुम इससे बिल्कुल नहीं मरने वाले और शायद से अब से तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वो कहता है प्लीज भाई आप इस पर एक बार फिर से सोच लीजिए। रगी कहता है और तुम्हारी ये सजा 3 महीने तक चलेगी। अगर तुम अब मेरा पैर नहीं छोड़ते हो तो ये सजा 3 महीने के बदले 1 साल तक हो जाएंगी। ये सुनते ही वो तुरंत उसका पैर छोड़ती हुई कहता है ठीक है। प्रियंशन कहता है जाओ अब जाकर तुम सो जाओ। तब वो कहता है ठीक है भाई और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता में देर रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर डाइनिंग रूम में कियाओ जाती हुई मन में कह रही होती है सोने से पहले मैं 1 गिलास दूध पी लेती हूँ ये बेहतर रहेगा। फिर तभी किसी की बातें करने की आवाज आती है जहाँ वो व्यक्ति कहता है मुझे डर है कि आज रात जो कुछ भी हुआ वो इतना भी आसान नहीं था। वो आवाज सुन वो रुक जाती है और मन में कहती है इतनी रात को कौन बात कर रहा है। फिर वो आगे बढ़कर देखती है जहाँ पर येनशन बटलर से कह रहा होता है और वो उन्हें देख मन में कहती है मिस्टर येनशन और बटलर आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। वहीं बटलर येनशन से कहता है नहीं वो एक सतर्क महिला है जो कि कभी भी एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं उठाती है लेकिन इस बार मुझे लगता है कि। फिर येनशन उससे कहता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मॉम ने उसे ऑर्डर्स दिए हो और इस वक्त मेरी मॉम एम कंट्री में है और वो शुइमो की बिल्कुल भी केयर नहीं कर सकती। शुइमो एक बेचैन लड़का है जो कि हमेशा परेशानी खड़ी करता रहता है और इसीलिए उन्होंने शुइमो को गलती करने दी ताकि वो ये देख सके कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करता हूँ। गलती करने के बाद मैं शुइमो को अकेला छोड़ देता हूँ तो वो इस पर कुछ नहीं कहेंगी लेकिन अगर मैं उसको इसके बदले सजा देता हूँ तो हम जल्दी ही मेरी मॉम को उसका बचाव करते हुए देखेंगे। और येनशन कहता है और हम जल्दी ही मॉम को उसका बचाव करते हुए देखेंगे। और फिर बटलर कहता है इतने सालों के बाद भी तुम्हारी मॉम अपनी नाराजगी क्यों नहीं छोड़ पा रही? आखिरकार तुम भी तो उनके बेटे हो ना तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फिर येनशन कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं भी उनका बेटा नहीं बनना चाहता और अगर वो ऐसा करेंगी तो मैं खुलेआम उनसे नफरत कर सकता हूँ। चलो ठीक है अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ गुड नाइट। तब बटलर कहता है गुड नाइट मास्टर। और वहीं दूर उनकी ये सब बातें सुन कियाओ मन में कहने लगती है तो क्या येनशन और शुइमो सगे भाई नहीं हैं? और आखिरकार ऐसा क्यों है कि उनकी मॉम दोनों के साथ अलग बर्ताव करती है? और येनशन की बातों से तो ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उससे बहुत ही ज्यादा सावधान रहती है और उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं वो अपने भाई शुइमो को चोट न पहुंचा दे। वाकई ये सब काफी ज्यादा अजीब है और हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि येनशन शुइमो के प्रति काफी ज्यादा सख्त है और येनशन हर समय शुइमो पर बहुत ही ज्यादा गर्मी दिखाता है और वहीं शुइमो आवारा गलती करने वाले लोगों के साथ घूमता फिरता रहता है लेकिन उसकी खुद की कोई बुरी आदत नहीं है। इसके पीछे येनशन का हाथ है। अगर येनशन शुइमो पर सख्ती नहीं दिखाता तो शुइमो अपने बदमाश दोस्तों के साथ बिगड़ जाता और येनशन ने अभी सारे उसके बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए है लेकिन उसका रहन सहन और खाना पीना सारा येनशन संभालेगा। तो इस सब से मेरे ख्याल से शुइमो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला और वास्तव में मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि येनशन की मॉम उससे इतना ज्यादा सतर्क क्यों रहती है। चलो छोड़ो भी ये सब छोड़कर अब मैं जाकर आराम करती हूँ और अपने कर्ज चुकाने पर फोकस करती हूँ। क्रू कल फिल्म की शूटिंग किंग शुई गार्डन में करने वाला है तो कल मुझे जल्दी उठकर बस पकड़नी होगी। कियाओ मन में ये सब बातें करते हुए वो रूम में एंटर होती है जहाँ पर बेड पर येनशन नेकेट लेटा हुआ होता है और उससे कहता है कियाओ आ जाओ। और कियाओ उसे इस हालत में देख काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और तुरंत गेट बंद कर मन में कहती है मैंने अभी अभी क्या देखा? येनशन और वो मेरे बेड पे। ये मेरा ही रूम है ना? हाँ ये तो मेरा ही रूम है। तो फिर वो मेरे ख्याल से मुझे भ्रम हुआ होगा मुझे एक और बार चेक करना चाहिए। और फिर कियाओ गेट ओपन करती है और उसके सामने येनशन खड़ा होता है और उससे कहता है कियाओ क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इनवाइट करूं? और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गेट बंद करने की? तब वो घबराती हुई कहती है नहीं वो तो मैं बस चेक कर रही थी कहीं मैं कोई गलत रूम में तो नहीं आ गई। आखिरकार तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते थे। वो ये कह ही रही होती है तभी येनशन उसे अपने पास खींच उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो कहती है क्या तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो कहता है ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ और जहाँ तक रही तुम्हारी बात तो मैं तुम्हें अपने पास रहने की परमिशन देता हूँ। और उसकी ये बातें सुन कियाओ ब्लश करती हुई मन में कहती है
क्या तुम मुझे अपने पास रहने की परमिशन देते हो? आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और आखिरकार मुझे तुम्हारे पास क्यों रहना चाहिए? क्या ताकि इसलिए कि खर्राटे लेते हुए मैं तुम्हें सुन सकूं? फिर वो पुरानी बात याद कर और भी ज्यादा ब्लश करती हुए मम्मी कहती है, नहीं क्या वो चाहता है, लेकिन कल तो मुझे काम के लिए जल्दी उठना है। नहीं नहीं तुम मेरे इतने क्लोज मत आओ। और उसी कहती रुक जाओ येनशन, और धीरे से कहती है वो कल मुझे थोड़ा जल्दी उठना है, तो क्या आज रात को हम ये सब रहने दे सकते हैं? येनशन उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उससे कहता है तुम ये क्या कह रही हो? तब वो हिचकिचाती हुई कहती है वो मैं तुम्हें गुड नाइट कह रही थी। और मम्मी कहती है अच्छा तो उसका मतलब ये था कि मैं बस उसके बगल में सू। लकीली ये अच्छी बात है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं तो मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती। तब फिर वो उससे कहता है गुड नाइट। और वहीं क्यों हैरानी से मम्मी कहती है क्या ये मेरा कोई भ्रम है? मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि येनशन आज अजीब बर्ताव कर रहा है। आज उसने मुझे कोई भी ताना नहीं मारा और यहाँ तक कि उसने मुझे गले लगाया और गुड नाइट भी कहा। गड़बड़ जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर वो उसे टच करती हुई कहती है येनशन क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? और फिर मम्मी हैरानी सी कहती है अरे उसकी बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है और अभी मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दे पाई। और आखिरकार वो इतना गर्म क्यों है? उससे कहती है येनशन क्या तुम ठीक हो? और मम्मी कहती है येनशन को तो बुखार है, मुझे जल्द से जाकर बटलर को इस बारे में बताना चाहिए। और फिर तभी क्याओ का इविल साइड उससे कहता है तुम इसे इसी तरह सड़ने दो, अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी और फिर तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगी। और फिर तभी क्याओ का अच्छा साइड उससे कहता है भले ही उसने तुम्हें धमकाया हो और यहाँ तक कि उसने तुम्हें बेवकूफ भी बनाया, लेकिन इस तरह तुम उसे मरने नहीं दे सकती, तुम्हें एक अच्छी लड़की बनना चाहिए। और फिर उसका इविल साइड उससे कहता है तुम उसे बहकाओ मत, तुम यहाँ से चली जाओ। और इसी बात पर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब क्याओ कहती है बस बहुत हो गया, मुझे जल्द से जल्द उसकी जांच करनी होगी। येनशन जाग जाओ और तुम्हें बहुत ही ज्यादा तेज बुखार है, क्या तुम चाहते हो कि मैं बटलर को यहाँ बुला कर लेकर आऊँ? तब येनशन कहता है नहीं बस तुम मेरे रूम में जाओ, वहाँ पर बेड के बाजू में एक ड्रॉज मिलेगा, उसके अंदर बुखार की गोली रखी है, तुम वो मेरे लिए लेकर आ जाओ। और फिर क्याओ येनशन के रूम में पहुँचती है और कहती है जरूर यही वो ड्रॉज होना चाहिए। और फिर वो उसे जाकर ओपन करती है और हैरानी सी कहती है यहाँ पे तो बहुत सारी मेडिसिन है, और ये क्या, ये तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। और आखिरकार येनशन इस दवाई को क्यों ले रहा है? चलो अभी ये सब छोड़ो, मुझे अभी सबसे पहले बुखार की मेडिसिन ढूंढनी चाहिए। और फिर क्या वापस अपने रूम में आती है और कहती है येनशन ये देखो मैं वो दवाई ले आई, और अब चलो उठ जाओ और ये दवाई ले लो, और ये मेडिसिन लेने के बाद तुम्हें बेहतर महसूस होगा। और वहीं येनशन उससे कहता है भाई, और इतने लंबे समय के बाद तुम मुझे मिल ही गए। और वहीं क्यों घबराती है मन में कहती है उसने मुझे कितनी कस के गले लगाया हुआ है, और उसने अभी अभी क्या कहा भाई? ओ गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखार की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया हो। सबसे पहले मुझे उसे ये दवाई दे देनी चाहिए। और फिर क्यों येनशन से कहती है तुम मुझे छोड़ दो और ये दवाई ले लो। वहीं येनशन को लग रहा होता है कि वो उसका भाई है। वो उसे कहता है नहीं, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम फिर से गायब हो जाओगे। तब वो उसे कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं सच में चली जाऊंगी। फिर येनशन उसे छोड़ता है और कहता है मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती थी। और वहीं उसकी ये बातें सुन क्यों मन में कहती है क्या वो मुझे अपने बड़े भाई के रूप में देख रहा है? ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि जिन फैमिली का यंग मास्टर येनशन है तो उसका बड़ा भाई कैसे हो सकता है? समीर फैमिली में जरूर कुछ तो सीक्रेट है। फिर येनशन उसके गालों को दबाती हुई कहता है भाई आखिरकार तुम कुछ क्यों नहीं कहते, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? और येनशन को इस तरह बर्ताव करता देख क्या हैरानी से मन में कहती है येनशन तुम्हारी उम्र 30 साल से ज्यादा है और तुम इस तरह का चेहरा बना रहे हो। अभी बेहतर यही रहेगा कि जल्द से जल्द मैं उसे दवा दे दूं, नहीं तो अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो मेरे लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाएंगी। और फिर वो उससे कहती है चलो अब जल्दी से ये दवाई ले लो। तब येनशन कहते हैं हाँ ठीक है चलो मुझे खिला दो। तब क्यों अपना गुस्सा कंट्रोल करती हुई कहती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें ये खिलाती हूँ। और फिर क्या उसे वो गोली खिला देती है और कहती है चलो ये हो गया, चलो ठीक है अब तुम सो जाओ और कल सुबह तुम एकदम
एकदम नॉर्मल हो जाना, ठीक है। और वहीं यानशन सोती हुई मन में कहते आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहा है, कल सुबह नॉर्मल हो जाना। भाई भाई तुम मुझे मत छोड़ना। और वो कियाओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद का हाथ पकड़ता देख कियाओ मन में कहती, ये व्यक्ति बीमार होने के बावजूद भी मुझे कितना ज्यादा परेशान कर रहा है और मैं बस सोना चाहती हूँ। और वहीं वो नींद में कहता है नहीं नहीं तुम मत जाओ। फिर वो कहती है चलो छोड़ो भी, मैं उसे अपना हाथ पकड़ने देती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ यानसन सोकर उठ जाता है और मन में कहता है मेरा सिर दर्द दे रहा है और कल रात को मुझे बुखार आया था ना, और क्या वो पूरी रात भर यही थी। ऐसा लगता है कि कल रात को मेरी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुई है। और फिर यानशन उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वो जागती हुई कहती है यानशन यानशन तुम क्या जाग गए। और वहीं यानशन सोने का नाटक करने लगता है और फिर क्या उसका बुखार चेक करती हुई कहती है मुझे लगता है कि उसका बुखार अब खत्म हो चुका है, अब उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है और अब मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है और अब मुझे जल्दी से नहा धोकर सेट पे पहुंचना है और अब मैं रात को ही सोऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वहीं यानशन मन में कहने लगता है आखिरकार मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर मैं उसे अवॉइड क्यों कर रहा हूँ। और फिर शिफ्ट तरफ शुइमो को देखते हैं, जहाँ पर बटलर उससे कह रहा होता है मास्टर शुइमो कार तैयार है चलिए। तब वो कहता है ठीक है। और तभी कियाओ तेजी से वहाँ से भागकर निकलती हुई कहती है नहीं नहीं मुझे किसी भी हालत में बस पकड़नी होगी। और बटलर कहता है मिस कियाओ सबसे पहले आप नाश्ता कर लीजिए। तब वो कहती है नहीं नहीं वो मुझे देर हो रही है, मुझे जल्द ही जाना है। और फिर शुइमो बटलर से कहता है आप उन्हें इनवाइट ना करें, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो इस सब के लायक नहीं है और इसके अलावा वो मेरे काम में दखल भी देती है। तब क्या उससे कहती है शुइमो क्या तुम्हें सिर्फ झगड़ा करना ही पसंद है और आखिरकार मैंने तुम्हारे काम में कब दखल दिया। फिर वो बटलर से कहती है एक मिनट रुकिए, क्या आप शुइमो को सेट पर छोड़ने वाले है, तो क्या आप मुझे भी वहाँ तक एक लिफ्ट दे सकते हो। तब बटलर कहता है हाँ जरूर मिस कियाओ। फिर कियाओ खुश होती हुई कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कितने ज्यादा अच्छे हो। वही शुइमो पूरी तरह से तड़प जाता है और चिल्लाती हुई कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और गाइस जी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।